गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं डी के सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज की जो सेशन में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पंतनगर यूजी क्रैश कोर्स से रिलेटेड हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेसिकली पंतनगर यूजी में जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को हम सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जो ये पेपर की डिस्कशन है, ये पेपर बेसिकली हमें कुछ स्टूडेंट्स सोर्स से मिला है जो कि मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है इसमें थोड़े बहुत डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ इस वैरायटी के आते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर के डिस्कस करना चाहूँगा आज के लाइव सेशन में, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा भी है, जैसे मैं पहले क्वेश्चन को रीड करूँ तो व्हाट विल बी स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ हीलियम इफ इट्स डेंसिटी इज 0.178 ग्राम पर लीटर एट STP। पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल टू 3r। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 9 एंड ऑप्शन डी है 16। थर्ड क्वेश्चन को अगर मैं रीड करूं तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वेट ऑफ CO हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एज प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अब सॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस करूंगा जिसको आप लोग फोकस करोगे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को बात करूं तो पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करें, आप लोग भी कोशिश करो बिना सॉल्यूशन देखे, आप पहले कोशिश करो कि आपसे होता है कि नहीं होता है। अगर मैं सॉल्यूशन पे ध्यान दूं, सॉल्यूशन में अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं डिस्कस करूं तो देखोगे स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम पूछा गया है किसका, हीलियम का। तो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या होता है बताइए। बेसिकली स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट STP। समझ में आया? या मैं फिर से डिफाइन करूंगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब किसी एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। अब आपको दिया क्या है, अगर मैं हीलियम के मोलर मास की बात करूं, अगर मैं मोलर मास की मैं बात करूं हीलियम के, तो वो कितना होता है भाई, 4 ग्राम होता है। ठीक है। अगर मैं इसके डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी आपको कितना दिया है भाई, देख लो बोर्ड पे लिखा है 0.178 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। अब देखो बेटा, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम तुमसे पूछा जा रहा है ना, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, और आपको मोलर मास दिया है। ये मोलर मास एक मोल सब्सटेंस का मास होता है, मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास तुमको दिया है, और ये तुमको देखो डेंसिटी दिया है किस पे, STP पे। तो हम सीधे लिख दें क्या, फॉर्मूला बोलो। अगर मैं डेंसिटी D से रिप्रेजेंट करूं तो मास अपन वॉल्यूम हमारा फॉर्मूला होता है, और यहाँ से अगर मैं तुमसे वॉल्यूम पूछूं तो ये होगा सम m/d, मीन्स हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई क्या बेटा, 0.178, लगभग ये 22.4 लीटर के बराबर आएगा। मीन्स अगर हम यहाँ से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्लियर हो गया सबको? बोलिए भाई, सबको क्लियर हुआ? मोलर मास 4 ग्राम दिया है जो कि एक मोल सब्सटेंस का मास होता है, डेंसिटी इसका दिया है। अगर स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम निकालने की बात कही जाएगी तो हम इसके मास में डेंसिटी से हम डिवाइड कर देंगे, जो वॉल्यूम आएगा वही हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम या एक मोल हीलियम का वॉल्यूम होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि क्लास 11th का दूसरा चैप्टर होता है, उससे पूछा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। पूछा गया है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, 2 वर्ड्स होते हैं, एक ऑर्बिट होता है, एक ऑर्बिटल्स होता है। ऑर्बिट या सेल दोनों कह सकते हैं उसको। ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड पाथ होता है जिसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पे रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। वाइल मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं तो ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मीन्स पहले मैं बात करूं, 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n²। सीधे मैं लिखता हूं, और n हमारा कितना दिया है, 3 का स्क्वायर कितना, 9। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए ऑप्शन सी। कौन भाई? ऑप्शन सी। ठीक है। दूसरा तरीका भी आपको पता होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ, और करके मैं लिख देता हूं, पहला मेथड ऐसा है, दूसरा लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला होता है 2n²
भाई बोर मॉडल से ये आता है, और इसको अगर मैं निकालूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18 होगा ना, बोलो बेटा। अब आपको एक बात ये भी पता है कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड, मीन्स एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, यहाँ से भी आंसर आ गया, ये होगा 18 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना होगा 9। आप देख सकते हो 2 मेथड हैं इसको सॉल्व करने का। क्लियर हो गया सबको? डाउट तो नहीं है किसी को? भाई बोलो, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, बोलिए भाई, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स के कुछ डेप्थ मैकेनिज्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, व्हाट विल बी द वेट ऑफ CO हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एज प्रेजेंट इन 22 ग्राम CO2। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो हमारे पास क्या है भाई, देखो ध्यान से, एक तो हमें दिया है CO, ठीक है, दूसरा दिया गया है CO2। CO2 का तुम्हें वेट निकालना है, क्या निकालना है? वेट निकालना है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ, मतलब WT ऑफ जो CO है वो हमें नहीं पता है, और WT ऑफ CO2 हमें पता है, वो कितना है बेटा? 22। कितना है बेटा? 22 ग्राम है। तो एक काम करते हैं, देखो कह रहा है दोनों में जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो इक्वल हैं, तो क्यों ना हम ऑक्सीजन के एटम दोनों से निकालें। तो पहला मैं CO2 का अगर मैं एटम्स निकालने की बात करूं तो पहले निकालोगे मोल्स बिना निकाले तो हम नहीं निकाल सकते। मोल्स क्या होगा भाई? 22 इसका वेट है, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 होता है CO2 का। ये 1/2 आ गया कि नहीं भाई? आ गया। बोलिए, अब मोल्स से मैं एटम्स की बात करूं तो एटम्स, किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का अगर एटम्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, Na इंटू एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। एटोमिसिटी बेसिकली एक नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। देखो इस कंपाउंड में कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, टोटल में एटम कितने हैं? 3 है। बट यहाँ पे एटम किसका निकालना है? ऑक्सीजन का निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? ऑक्सीजन के एटोमिसिटी से। ऑक्सीजन के एटोमिसिटी यहाँ पे कितना है बेटा? 2 है। मतलब ये एटम्स किस में? CO2 में ऑक्सीजन का आ गया। किसका एटम? ऑक्सीजन का। अब मैं अगर पूछूं कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO की मैं बात करूं तो उसका मोल्स मान लो बेटा N, एवोगैड्रो नंबर Na इंटू एटोमिसिटी 1। अब दोनों जगह से एटम निकल गया, दोनों को इक्वेट कराओ, मतलब क्या होगा? 1/2 इंटू Na इंटू क्या बेटा? 2 विल बी इक्वल टू N इंटू Na इंटू 1 होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्लियर हो गया? अब तुम्हें क्या दिख रहा है? 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, N से N यहाँ पे कैंसिल, मीन यहाँ पे N की वैल्यू कितना आया? 1 मोल आ गया। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब 1 मोल CO का मास क्या होगा? मोल्स हमें पता चल गया किसका? CO का। मोल्स अगर पता चल गया तो इसका वेट होता है सम मोल्स इनटू मोलर मास, जिसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM भी कहते हैं। देखोगे मोल कितना? 1। CO का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन बताओ बेटा 12, ऑक्सीजन कितना? 16, मीन्स ये होगा 28 ग्राम। बोलो, और ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। बोलो बेटा, सबको क्लियर हो गया? ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, और आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को पूछा जाए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। बेसिकली एक ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है। और 5th क्वेश्चन को देखोगे, एटॉमिक रेडियस ऑफ Ag इज सिमिलर टू। बेसिकली एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन लिया गया है। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे 4th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 4th क्वेश्चन में बेसिकली कार्बोकेटाइन आपसे पूछा गया है। कार्बोकेटाइन की बात मैं करूंगा। कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेना चाहते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में हम बोलते हैं MR, फिर होता है H, फिर होता है I। इसको अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। M का मतलब होता है मेजोमेरिक इफेक्ट, R का मतलब होता है रेजोनेंस, H का मतलब होता है हाइपर कंजुगेशन, I का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट।
अगर कहीं पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले उसके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट को कंसीडर करोगे। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं पे दिख रहा है तो आप रेजोनेंस में आओगे। अगर रेजोनेंस नहीं दिख रहा है तो आप हाइपर कंजुगेशन को देखोगे। अगर हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है तो फाइनली लास्ट में हम इंडक्टिव इफेक्ट को एनालिसिस करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। बट ये कि एक ऑर्डर मैंने लिख दिया MRHI होता है। आर में भी एक डिफरेंस होता है भाई, रेजोनेंस विथ इक्वल RS ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आप उस बात का भी ध्यान रखोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में कोई कंजुगेशन नहीं हो रहा है। आप देख रहे होगे इसमें किसी भी तरह का कोई कंजुगेशन दिख रहा है क्या? अगर कंजुगेशन नहीं दिख रहा है तो स्टेबिलिटी में सबसे कम यही होगा ना, क्यों होगा? देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो। अगर पहले वाले को देखूं तो फर्स्ट वाले में CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 है भाई। देखोगे यहाँ पे देखोगे पाई सिग्मा प्लस की मैं बात करूं, पाई सिग्मा प्लस एक कंजुगेशन है। अगर कंजुगेशन है तो इस कंजुगेशन में रेजोनेंस अकर करेगा। क्या अकर करेगा बा? रेजोनेंस अकर करेगा। अगर रेजोनेंस होगा तो इसके अंदर R का एक टर्म हमें दिख गया कि नहीं दिख गया? बोलो, क्लियर हो गया? तो R किस में दिख रहा है भाई? R फर्स्ट में भी दिख रहा है और R आप देख रहे होगे इसमें थर्ड में भी दिख रहा है। सेकेंड वाले में रेजोनेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। सेकेंड वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट है। मीन्स ये तो एक स्टेज और भी पहले जाके होगा। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले M होता है फिर R होता है ना, तो R वाले दो केस बन गए, पहला और थर्ड। लेकिन पहले और थर्ड में देखोगे तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे पहले वाले से ज्यादा होंगे। मींस अगर मैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड विथ हायर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद होगा फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद होगा क्या बेटा? सेकेंड। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन में कौन सा होगा भाई? थर्ड, देन होगा बेटा फर्स्ट, देन होगा सेकेंड। अब ऑप्शन आप मैच कराओगे, कौन सा? थर्ड, फिर होगा फर्स्ट, देन सेकेंड, फिर ऑप्शन इसका कौन सा हो गया? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा ऑप्शन इसका सही है भाई? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आगे हम लोग बढ़ें, बोलिए आगे अगर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ AG इज सिमिलर टू, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। मैं अगर इसको डिस्कस करूं तो ये बोला जा रहा है कि AG का जो एटॉमिक रेडियस है उसके किसके साथ सिमिलर होगा। तो पहली बात कि जो AG है ये एक D ब्लॉक का एलिमेंट है, D ब्लॉक का एलिमेंट है, और D ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से हम एग्जैक्टली ये भी पता करें कि कौन से ग्रुप का है। ग्रुप आप देखोगे तो इसका ग्रुप होता है 11th, और 11th ग्रुप में मैं अगर एलिमेंट्स की बात करूं तो याद करने का मैं निमोनिक्स बता रहा हूं, Q आगे I, आप ऐसे याद कर सकते हो, Q आगे I। भाई न्यूमोनिक्स का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, याद करने का एक तरीका है जिसमें आप लिख सकते हो Q आगे I। इसके अलावा अगर आपको जिंक इसके बाद 12th ग्रुप में आता है तो उसको याद करने का तरीका होता है जिनी कनाडा है। फिलहाल मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, आप इतना जानोगे Q आगे आए तो कॉपर हुआ, Ag हुआ, Au हुआ, गोल्ड, यही 3 एलिमेंट्स इस ग्रुप में हैं। इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज। और आपको शायद पता होगा कि लेफ्ट टू राइट में जाने पे साइज हमारा क्या होता है भाई, बताइए? लेफ्ट टू राइट जाने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज घटता है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने में जनरली साइज क्या होते हैं बेटा? बढ़ते हैं। क्यों? सेल्स बढ़ रहा होता है। मीन 3D से 4D में आओगे तो 4D की साइज बढ़ेगी, लेकिन 4D से 5D जब आओगे तो साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ साइज बढ़ता नहीं है। साइज क्या हो जाता है भाई? दोनों के इक्वल हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप देखोगे कि ग्रुप नंबर 4 to 12 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें 4D और 5D आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप देख सकते हो कि AG और AU आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हेंस अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो C इसका करेक्ट ऑप्शन है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मैं बात करूं तो इसी डायरेक्शन में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग
बीच बीच में इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग को बार बार रिवाइज करो। इसी तरीके से जीओसी को भी अच्छे से आपको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन है MgO, ठीक है, P4O10 Al2O3। बी ऑप्शन है N2O3 Li2O Al2O3। सी ऑप्शन है SO3 Al2O3 Na2O। डी ऑप्शन है P4 Al2O3 and MgO। ठीक है, क्वेश्चन आप देखोगे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत हमें थ्योरी जाननी पड़ेगी। मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे एसिडिक वर्ड की बात करी है। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये सभी एसिडिक होते हैं। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। और नॉन मेटल के कैसे? बेसिक। तो दो चीज तो हमें क्लियर हो गया कि एसिडिक एंड बेसिक जो ऑक्साइड्स होंगे वो हम पहचान सकते हैं। जैसे यहां मेटल दिख रहा है, ठीक है, ये मेटल दिख रहा है, बोलिए भाई ये दो तो मेटल दिख गए और यहाँ पे एक नॉन मेटल दिख गया। मीन्स जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो किस तरह के होंगे? एसिडिक होंगे। और जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे? एसिडिक। लेकिन इसमें एक वर्ड यूज किया गया है जिसको मैं फिर से पढ़ दूं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन होंगे उनको हम लोग याद कर लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो SN, PB, जिंक और एल्यूमिनियम, इनके जो भी ऑक्साइड्स होते हैं सभी एम्फोटेरिक होते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। याद करने के लिए तरीके भी हैं, याद करने के बहुत सारे निमोनिक्स हैं। जैसे मैं इसको याद करने की बात करूं तो हम लिख सकते हैं सुनो पंडित जी, बोलो भाई, इलाहाबाद वाले। ठीक है, याद करने का एक तरीका है, जो ऐसे याद कर ले बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद कर पा रहा है तो सुनो मतलब SN, पंडित मतलब PB, जी मतलब जिंक और इलाहाबाद मतलब AM। ठीक है, इनके जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। अब देखो एल्यूमिनियम सभी केसेस में दिख रहा है ना, मतलब एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट है। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो आप बताइए, मैग्नीशियम मेटल है, इसका ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है एसिडिक, तो पहला एसिडिक कौन दिख रहा है? देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, फिर देखो मेटल का ऑक्साइड बेसिक, फिर क्या एल्यूमिनियम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मींस एल्यूमिनियम कैसा होगा बेटा? एम्फोटेरिक होगा। मींस हम कह सकते हैं कि आंसर बी राइट है। फिर से मैं रिपीट करूं, मेटल के ऑक्साइड कैसे? बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे? एसिडिक। एंड कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। उन ऑक्साइड की मैं बात करूं तो SN, PB, जिंक, क्या बेटा? एल्यूमिनियम। इनको याद करने का ये तरीका, हेंस आंसर हमारा कौन सा होगा? बी। क्लियर हो गया? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहोगे लिखा है अ प्लॉट ऑफ P वर्सेस T फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर कह रहा है कि P वर्सेस T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V1 एंड V2 फॉर एन आइडियल गैस सोन बिलो। ये देखो ये प्लॉट दिया है हमारे लिए जिसमें P वर्सेस T का ग्राफ दिया है। दो अलग अलग वॉल्यूम पे हमें दो अलग अलग ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है जो कि स्ट्रेट लाइन है। तो हमें बताना है वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, क्या ऑर्डर होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो पहले तो हम इसके इक्वेशन को देखें। देखो भाई, बेसिकली किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं गे-ल्यूसेक लॉ या प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। मींस एक चीज हमें पता है कि सम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T,
ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। या P इज इक्वल टू सम K टाइम्स T, तो यहाँ से हम P बाई T को लिख सकते हैं K। मीन्स आपको पता चल गया जो K कांस्टेंट है वो किसके बराबर है बेटा, P बाई T के बराबर। ठीक है, अब आप इस ग्राफ को अगर देखोगे तो इसमें स्लोप जो V1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा है और V2 के लिए क्या है, कम है। मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू V1 के लिए क्या है बेटा, ज़्यादा है, और V2 के लिए क्या है, कम है। मतलब K फॉर V1 ज़्यादा है और K फॉर V2 कम है। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, रिलेट करने का जो तरीका है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, तो यहाँ से P बाई अगर मैं T की बात करूँ तो ये क्या होगा, NR अपान V होगा कि नहीं होगा। और P बाई T इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, K। मीन्स यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया हमको, क्या मिला, NR बाई V इज इक्वल टू सम K। या हम N और R को कांस्टेंट माने तो लिख सकते हैं K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। मतलब जो कांस्टेंट है वो वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या है, ये तो डिसाइड होगा जो स्लोप होगा उससे ना, या कांस्टेंट होगा उससे। तो K की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए ज़्यादा होगी। K की वैल्यू अगर इसके लिए ज़्यादा होगा तो V की वैल्यू क्या होगी, छोटा हो जाएगा। K की K और V एक दूसरे के साथ क्या है, नहीं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। मीन्स लिखेंगे इसका आंसर होगा B, जिसमें V1 लेस देन क्या होगा बेटा, V2 होगा। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 9th एंड 10th को हम लोग बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। देखोगे, नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय PtNH3 होल 6 Cl4 इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी। ठीक है भाई, इस तरह का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है और पूछा जा रहा है अगर इस कंपाउंड को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कितने आयंस हमें मिलेंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ देयर आयन। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो अपने आयंस के पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे, बेसिकली मैं इस कंपाउंड को अगर लिखूं तो आप लिखोगे PtNH3 होल 6 और यहाँ पे लिखोगे Cl4। ठीक है, देखो बेटा, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब होता क्या है, जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो स्फीयर के अंदर की चीज होती है वो टूटती नहीं है। मीन्स ये ब्रेक नहीं होगा, ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और जो बाहर जो भी आयंस हैं ये दोनों ब्रेक कर जाएंगे और ये ब्रेक होके क्या बनाएंगे बताओ, Pt बोलो बेटा NH3 पे 6 और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा 4+ हो जाएगा, क्रॉस रूल से आप देख सकते हो, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा 4Cl-। क्लियर है। देखो, एक तो आयन ये हो गया और 4 आयन यहाँ से मिल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने दिख रहे हैं भाई, 5 दिख रहे हैं। 4 + 1 5, मीन्स आंसर क्या होगा, C। क्लियर हो गया सबको। बोलिए, ये एक कंपाउंड है जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पे ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। ये आप देख रहे हो PtNH3 होल 6 के पावर 4, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। 4 एनायंस, 1 कैटायन, मीन्स टोटल आयन कितने, 5 बनेंगे। आंसर C होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। लिखा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। फिर पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन विल कंप्लीट इन 100 मिनट। मीन्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ कितना दिया भाई, 10 मिनट दिया है और रिएक्शन का जो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 100 मिनट में ये रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी। मैं आपको अगर ट्रिक से बताऊं, बहुत शॉर्ट में बताऊं, क्वेश्चन नंबर ये 1 हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बहुत इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो आपको मैं बताऊं, हमें पता है कि अगर T 99.9% की मैं बात करूं तो ये होता है 10 × T½ देख लीजिए क्या होता है बेटा, T 99 होता है 10 × T½ आप देखिए 100 मिनट के बाद की पूछ रहा है ना, तो 100 मिनट बाद आपको दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन 10 मिनट इसका हाफ है
और इसके 10 गुना अगर मैं कर दूं तो 100 हो जाएगा। तो 100 मिनट में आपको दिख गया कि 99% रिएक्ट करेगा। लो आंसर आ गया, डायरेक्ट हिट करो। बोलिए भाई, मैं आपको इसी में ट्रिक से और बताता हूं। मैं जैसे आपसे पूछ दूं कि इस रिएक्शन 30 मिनट में कितना कंप्लीट होगा, तो 30 मिनट में निकालने का आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ रिएक्शन हमारा 100 है, तो पहले टी हाफ में कितना हुआ 50, दूसरे टी हाफ में कितना हुआ बताइए, दूसरे टी हाफ में ये हुआ कितना 25, और तीसरे टी हाफ में कितना होगा भाई बोलिए, तीसरे टी हाफ में कितना हो जाएगा, ये होगा 12.5। अब देखो इनिशियली कितना था 100 का 50%, फिर कितना 25%, 75 प्लस 12.5%, टोटल कितना हो गया 87.5%। मतलब T 87.5 होने में कितना टी हाफ लग रहा है, 1 2 3, मतलब कितना बेटा, अगर 10 मिनट टी हाफ है तो 30, मतलब 30 मिनट का अगर मैं पूछूं कि कितना परसेंट ये कंप्लीट होगा, तो आपके पास आंसर होगा 87.5%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक्स से हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन हमारा ये था कि 100 मिनट में ये कितना कंप्लीट होगा। टी हाफ का 100 10 टाइम्स होता है, और हमें मालूम है टी हाफ का 10 टाइम्स टी 99.9% के बराबर होता है। हेंस आंसर होगा हमारा सी। क्लियर हो गया सबको कि नहीं हो गया? ठीक है भाई, आते हैं हम इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखोगे तो लिखा है pH ऑफ 0.11 MbA(OH) का होल ट्वाइस सॉल्यूशन विल बी। pH पूछा गया है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। बेसिकली हमसे पूछा गया है pH और दिया है बेस। तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा भाई। आपको मैं अगर इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँ तो आप देखोगे इसमें क्या दिया है, देख लो सभी लोग ध्यान से। इसमें हमारे पास है BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस दिया है ना, देख लो BaOH का होल ट्वाइस दिया है। अब BaOH का होल ट्वाइस की इसकी मोलरिटी कितनी दी है 0.001, और हम लिख सकते हैं 10⁻³ मोलर। ठीक है, अब इसका हमें pH निकालना है। pH डायरेक्ट नहीं निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, पहले हमें पहले OH- का कंसेंट्रेशन मिलेगा, जो कि Ba2 प्लस 2OH- में कन्वर्ट होगा। बताओ 10⁻³ यहाँ पे है, तो यहाँ पे OH- आयन का कंसेंट्रेशन कितना होगा, देख लो। इसका 1 मोल, इसके 1 मोल को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो इसका 1 मोल मिलता है Ba2+ का, और 2 मोल किसका मिलता है भाई OH- का। तो अगर हमारे पास 10⁻³ मोलर को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 10⁻³ मोलर होगा, लेकिन ये कितना होगा भाई 2 × 10⁻³ हो जाएगा। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं तो OH- आयन का कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ से आप क्या करो, POH निकाल दो। अगर मैं POH की बात करूं तो POH होगा -log क्या बेटा OH आयन कंसंट्रेशन। यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला फिर से आप लोग सुन लो, POH का फॉर्मूला होता है -log OH- आयन कंसंट्रेशन। OH- आयन का कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ है। मीन्स POH की अगर मैं बात करूँ तो -log 2 × 10⁻³ होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें POH मिलेगा, बोलो बेटा 3 - log 2, और 3 - log 2 की वैल्यू होती है 0.301, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.69। ये क्या हुआ बेटा, POH आ गया ना, बोलिए। जब आपको POH मिल गया तो हमें ये भी पता है कि pH + POH विल बी इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम 25 डिग्री का ही टेम्परेचर मान के चलेंगे। मीन्स यहाँ से pH आया 14 - POH, और ये होगा 14 - कितना बेटा 2.69। आप कह सकते हो कि इसका आंसर होगा 11.3 अप्रॉक्सीमेट। आंसर हम देख सकते हैं, आंसर सी है 11.3। बोलिए, इन क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है आपको, बोलो बेटा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन को